Good morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today we learn about chapter 9 मृदा। मृदा क्या होती है हमारी? जैसा कि हमने लास्ट टर्न पर किया था, इस चैप्टर का हम पार्ट 1 पहले भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे, पेज नंबर 104 पर आ जाइए कि हमारी दुमटी मृदा, बलुई मृदा और मृणमय मृदा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो मृदा में कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालू सुवासित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, इसलिए बलुई मृदा हल्की, सुवासित और शुष्क होती है। और चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई नदी के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, इसलिए चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटीय मृदा बालू, चिकनी मिट्टी, गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू के और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। एक्टिविटी 9.3 पर आ जाइएगा। मृणमय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिएगा। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों को निकाल कर अलग कर लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालिए, इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बन सके। ध्यान रहे कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास कीजिएगा कि समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन में छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है, उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। जानना चाहता हूं कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्ति आदि बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अब मृदा के गुण एक्टिविटी हमारी हो चुकी है। अब 9.4 पॉइंट पर आते हैं। मृदा के गुण यानी कि मिट्टी के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले होता है मृदा में जल स्तरण दर होती है कि मृदा में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर, दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 असमान अमाप की बोतलों से को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। पूछो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था। आइए समझने का हम कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 9.4 पर आ जाइए। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें, जिनका नाम रख देंगे हम ABC। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी दिए हुए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर आप विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक अमाप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लीजिए। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे छोटे टुकड़े लें और उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस स्थान पर आप मृदा एकत्रित करें, वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई तक धंसाकर लगा दें।
पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि पर अवशोषित अथवा अंतर्स्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कीजिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 मिलीलीटर जल के मृदा में अंतर्स्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतर्सरण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम कर सकते हैं। अंतर्सरण दर मिलीलीटर/मिनट इक्वल टू जल की मात्रा मिलीलीटर में, अंतर्सरण की अवधि हमारी मिनिमम। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 मिलीलीटर जल के अंतर्सरण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतर्सरण की दर क्या होगी? 200 मिलीलीटर अपॉन 20 मिनट इज इक्वल टू 10। 20 से 200 को काटा हमने, 20 यस 2 0 से 0 काट दी, अब 2 कटी 2 10 जा 20, तो हमारा आ गया 10 मिलीलीटर इंटू। अपने दल द्वारा दिए गए मृदा के नमूने में अंतरकण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों के अंतर्सरण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतर्सरण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा में नमी, क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंदित हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है कि जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठती है रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो एक्टिविटी 9.5 पर आ जाइए। इसको इतना नली दीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वेथन नली का परीक्षण कीजिए। हम देखेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है। जल की बूंदें, क्वेथन नली और मृदा नमूना। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वेथन नली के ऊपर भाग की अपेक्षा ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती है। जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कम दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वेथन नली में से बाहर निकालिए। इसकी तुलना उस मृदा से करिए जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को आप नोट कर सकते हैं। 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। किस प्रकार हमारी मृदा जल को अवशोषित करती है। एक्टिविटी 9.6 में सीखेंगे हम प्लास्टिक के कीप लीजिएगा। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाएं। फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापम सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल की बूंद बूंद करके कीप में रखिए, मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक साथ ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना जब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापा सिलेंडर में बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी अच्छे से बुक को रीड करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू एवरीवन।